कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है ये है कल्टीवेशन मास्टर योमोरैक, जो ल्यू युए कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर माना जाता था। जब पूरी दुनिया डार्क एरा में डूब रही थी और डीमन किंग की आर्मी कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय कर रही थी, तब योमोरैक अकेला उनके सामने खड़ा हुआ। उसने काउंटलेस बैटल्स लड़कर कॉन्टिनेंट को क्राइसिस से बचाया और डीमन आर्मी को वापस भगा दिया। लेकिन अब लगता है कि सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, क्योंकि योमोरैक कहता है ऑल राइट, इट वर्क्स परफेक्टली। लेकिन उस विक्ट्री की प्राइस बहुत भारी थी। जब योमोरैक ने डीमन आर्मी को हराकर कॉन्टिनेंट को बचा लिया, तब उसके साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ। जिन लोगों को वो अपने कॉमरेड्स और एलाइज समझता था, उन्होंने ही उसके खिलाफ तलवार उठा ली। विक्ट्री के तुरंत बाद उससे पीछे से अटैक करके बिट्रे कर दिया गया। जख्मी और शॉक्ड योमोरैक समझ भी नहीं पाया कि जिन पर उसने ट्रस्ट किया था वही उसकी मौत का रीजन बन गए। और यही बिट्रेल उसकी स्टोरी को एक डार्क रिवेंज जर्नी में बदल देता है। बिट्रे होने के बाद भी योमोरैक हार नहीं मानता। गुस्से में वो चिल्लाता है, याद रखना, मैं तुम सब ट्रेटर्स को नरक की गहराइयों तक घसीट कर ले जाऊंगा। और फिर सब कुछ अंधेरा हो जाता है। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो सब कुछ बदल चुका होता है। उसके आसपास अजीब लोग खड़े होते हैं जो उसे टीचर कहकर बुला रहे होते हैं। शॉक्ड योमोरैक सोचता है, रुको, मुझे तो मर जाना चाहिए था, ये लोग कौन है? जब योमोरैक होश में आता है तो वो कंफ्यूज्ड होकर सोचता है, मैं कहाँ हूँ, क्या ये हेल है? लेकिन धीरे धीरे उसे पता चलता है कि वो जिंदा है। अब वो एक जगह पर है जहां लोग उसे टीचर कहकर बुला रहे हैं। इसी बीच पता चलता है कि यामोरी फैमिली, जो कभी पावरफुल थी, अब ऑलमोस्ट कोलैप्स होने वाली है। लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि उस फैमिली का फ्यूचर खत्म हो चुका है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनके सामने खड़ा इंसान वही है जो कभी कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर था। जब फिजिकल टेस्ट स्टार्ट होने वाला होता है, तब अचानक योमोरैक के दिमाग में काउंटलेस मेमोरीज फ्लड हो जाती हैं। तब उसे समझ आता है कि वो किसी और के बॉडी में आ चुका है, एक लड़के का जिसका नाम है यामोरी बाकुटो। ये लड़का बचपन से वीक माना जाता था और उसकी फैमिली ने भी उसे ऑलमोस्ट रिजेक्ट कर दिया था। पेरेंट्स की डेथ के बाद उसे क्लैन से भी निकाल दिया गया। सब लोग सोचते हैं कि बाकुटो के पास कल्टीवेशन टैलेंट ही नहीं है, लेकिन उन्हें क्या पता कि अब उस बॉडी के अंदर वही इंसान है जो कभी कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर था। इस दुनिया में पावर को रेकी या स्पिरिचुअल एनर्जी कहा जाता है। नॉर्मली लोग इस एनर्जी को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, बल्कि हवा में मौजूद रेकी को एब्जॉर्ब करके कल्टीवेशन करते हैं। लेकिन अब रेकी की अमाउंट बहुत कम हो चुकी है। फिर भी योमोरैक, जो अब यामोरी बाकुटो के बॉडी में है, इंस्टेंटली समझ जाता है कि कल्टीवेशन कैसे करना है। वो अपने बॉडी के ब्लॉक्ड मेरिडियंस को अवेकन करता है और एनर्जी फ्लो स्टार्ट हो जाता है। योमोरैक तुरंत समझ जाता है कि किसी ने उसके एनर्जी फ्लो को ब्लॉक करने की कोशिश की थी, लेकिन अपने एक्सपीरियंस की वजह से वो इजीली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। अब उसका गोल क्लियर है, पहले अपनी पुरानी स्ट्रेंथ वापस पाना, फिर लियो युए कॉन्टिनेंट पर वापस जाकर उन सब ट्रेटर्स से रिवेंज लेना। फिलहाल उसके पास सिर्फ यामोरी बाकुटो का वीक बॉडी है, इसलिए उसे सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट करना होगा। सबसे पहले वो डिसाइड करता है कि अकेडमी का फिजिकल टेस्ट पास करके कल्टीवेशन जर्नी फिर से शुरू करेगा। अब अकेडमी का 100 मीटर स्प्रिंट टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। बाकी स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे क्या एक्सपेक्ट करना, ये तो वीक है। कुछ लोग तो उसे यंग मास्टर कहकर भी टीज करते हैं। लेकिन योमोरैक, जो अब बाकुटो के बॉडी में है, अंदर ही अंदर मुस्कुराता है। वो जानता है कि अभी वो सिर्फ कल्टीवेशन के फर्स्ट स्टेज पर है, लेकिन एक कल्टीवेटर की फिजिकल एबिलिटी नॉर्मल इंसान से कई गुना ज्यादा होती है। और अब सबके सामने प्रूव होने वाला है कि जिस लड़के को सब वीक समझते थे, वो एक्चुअली कितना डेंजरस है। रेस स्टार्ट होती है और सब स्टूडेंट्स फुल स्पीड में दौड़ पड़ते हैं, लेकिन सबको लगता है कि बाकुटो तो हिल भी नहीं रहा। लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं, देखो, ये तो मूव भी नहीं कर पा रहा। लेकिन उसी मोमेंट बाकुटो शांति से काउंट कर रहा होता है, 1 2 3। फिर वो अपनी आंखें खोलता है और कहता है, 3 सेकंड, इतना काफी है। जैसे ही बाकुटो मूव करता है, उसकी स्पीड देखकर सब शॉक हो जाते हैं। उसका बॉडी लाइटनिंग की तरह ट्रैक पर आगे बढ़ने लगता है। लोग समझ ही नहीं पाते कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि कल्टीवेशन पावर जब ल्यू युए कॉन्टिनेंट पर पहली बार आई थी, तब लोगों ने देखा था कि कल्टीवेटर्स नॉर्मल ह्यूमंस की लिमिट्स को कंप्लीटली ब्रेक कर देते हैं। स्ट्रेंथ, स्पीड और परसेप्शन सब कुछ नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। और अब सबके सामने वही हो रहा है। बाकुटो सिर्फ रेस नहीं जीत रहा, बल्कि सबको दिखा रहा है कि एक रियल कल्टीवेटर की पावर क्या होती है। बाकुटो लाइटनिंग की स्पीड से फिनिश लाइन क्रॉस करता है और सब लोग स्टंट रह जाते हैं। जो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, अब वही शॉक में खड़े हैं, क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन और कल्टीवेटर के बीच का डिफरेंस जमीन और आसमान जैसा होता है। टीचर तुरंत अनाउंस करती है, 6.06 सेकेंड्स, न्यू रिकॉर्ड। पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। लेकिन बाकुटो के लिए ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि उसका असली गोल रिकॉर्ड बनाना नहीं, बल्कि एक दिन वापस जाकर उन सब ट्रेटर्स से रिवेंज लेना है जिन्होंने उसे बिट्रे किया था। सब लोग शॉक में खड़े रहते हैं,
लेकिन बकूटो शांति से कहता है ये तो बस शुरुआत है। वो फिर से उसी जगह पहुंचना चाहता है जहां वो कभी था। लियू युए कॉन्टिनेंट पर एक नाम सबसे ज्यादा फेमस था, येमोरी बाकुटो। सिर्फ 50 साल की ट्रेनिंग में उसने काउंटलेस मास्टर्स को पीछे छोड़ दिया और 65 साल की एज तक वो कल्टीवेशन स्टेज 11 तक पहुंचकर कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर बन गया। जब डीमन किंग की आर्मी ने लियू युए कॉन्टिनेंट पर अटैक किया, तब बाकुटो ने अकेला खड़े होकर उन्हें वापस भगा दिया और दुनिया को बचाया। लेकिन उस विक्ट्री के बाद जो हुआ, उसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन इतनी बड़ी विक्ट्री के बाद बाकुटो को सबसे बड़ा धोखा मिला। जिन कॉमरेड्स पर उसने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया था, उन्होंने ही उसके खिलाफ साजिश करके उसे बिट्रे कर दिया और इसी बिट्रेल के बाद उसकी लाइफ कंप्लीटली बदल गई। अब नए बॉडी में वापस आने के बाद बाकुटो समझ जाता है कि कल्टीवेशन स्टेज 11 तक पहुंचना अब आसान नहीं होगा। इस नए वर्ल्ड में उसके पास बहुत कम रिसोर्सेज और ऑलमोस्ट कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उसका गोल वही है, फिर से स्ट्रांग बनना और एक दिन उन सब ट्रेटर्स से बदला लेना। बाकुटो अपना बैंक बैलेंस चेक करता है और उसके अकाउंट में सिर्फ 1000 येन होते हैं। इतने पैसे में तो वो एक लो ग्रेड टैलिस्मैन भी नहीं खरीद सकता। तब वो समझ जाता है कि अगर उसे रिवेंज लेना है तो सबसे पहले पैसे और रिसोर्सेज चाहिए होंगे। लेकिन तभी कुछ स्टूडेंट्स उसके पास आते हैं और उससे वॉर्न करते हैं, तुमने ट्रबल क्रिएट किया है, इसलिए तुम्हें मंथली प्रोटेक्शन फी देनी होगी। ये सुनते ही बाकुटो की आंखों में गुस्सा दिखने लगता है, क्योंकि उसे अब याद आ जाता है कि इस एकेडमी में पावर का रूल चलता है। एकेडमी में कुछ स्टूडेंट्स हर वीक प्रोटेक्शन मनी लेते हैं और सबको डराकर पैसे वसूल करते हैं। वो बाकुटो को वीक समझकर उससे भी पैसा मांगते हैं। उनमें से एक गुस्से में आकर उस पर पंच मारने की कोशिश करता है, सोचते हुए कि एक हिट ही काफी होगा। लेकिन बाकुटो अब पहले वाला वीक लड़का नहीं रहा। जैसे ही अटैक आता है, वो कामली उसे ईजिली डॉज कर देता है और फिर एक ही मूव में अटैकर को जमीन पर गिरा देता है। क्योंकि चाहे उसकी कल्टीवेशन अभी लो हो, फिर भी एक कल्टीवेटर की पावर नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही पहला अटैकर जमीन पर गिरता है, बाकी स्टूडेंट्स शॉक हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि अभी क्या हुआ। लेकिन बाकुटो रुकता नहीं। वो लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़कर दूसरे अटैकर को भी किक मारकर दूर गिरा देता है। अब सब लोग डरने लगते हैं और कहते हैं ये क्या मॉन्स्टर है। लेकिन बाकुटो बिल्कुल काम रहता है और सीधा उनकी तरफ देखकर कहता है, तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या है। इसके बाद भी कुछ स्टूडेंट्स गुस्से में उस पर एक साथ अटैक करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अब तीनों अटैकर्स एक साथ बाकुटो पर पंच मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाकुटो हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, अगर तुम लोगों को इतना ही मजा आ रहा है तो चलो थोड़ा और एंजॉय करते हैं। ये सुनते ही अटैकर्स डर कर माफी मांगने लगते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि अगले ही मोमेंट बाकुटो एक पावरफुल किक से उन्हें फिर से जमीन पर गिरा देता है। अटैकर जमीन पर गिर चुके होते हैं, लेकिन उनमें से एक अभी भी गुस्से में उठकर बाकुटो पर दोबारा अटैक करता है। वो चिल्लाता है, मैं अभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन बाकुटो बिल्कुल काम रहता है। जैसे ही अटैकर पास आता है, बाकुटो एक फास्ट काउंटर अटैक करता है और उसे सीधा दीवार तक उड़ा देता है। एक पावरफुल स्ट्राइक के साथ अटैकर कंप्लीटली डाउन हो जाता है। अब पूरा हॉलवे साइलेंट हो जाता है। एक पावरफुल स्ट्राइक के बाद लास्ट अटैकर भी जमीन पर गिर जाता है। सबके चेहरे पर डर क्लियरली दिख रहा होता है। जो लोग थोड़ी देर पहले उसे बुली कर रहे थे, अब वही कह रहे होते हैं, ये तो मॉन्स्टर है। कुछ लोग तो डर के मारे पीछे हटकर माफी मांगने लगते हैं, लेकिन बाकुटो उन्हें ठंडी नजर से देखता है और कहता है, नेक्स्ट टाइम किसी कमजोर इंसान को टारगेट करना। फिर वो उनके पास आकर कामली बोलता है, अब बताओ तुम लोग मेरे पास क्यों आए थे। और उसकी रेड ग्लोइंग आईज देखकर सब और भी ज्यादा डर जाते हैं। बाकुटो अटैकर्स को सीधा वार्निंग देता है, अगर फिर कभी किसी को बुली किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही सब डर के मारे तुरंत माफी मांगने लगते हैं। उनमें से एक तो कहता है कि वो सिर्फ एक नर्ड से पैसे लेने आए थे। बाकुटो उन्हें इग्नोर करके वहां से निकल जाता है। अब उसके दिमाग में एक ही प्लान है, जल्दी से पैसे कमाना, क्योंकि उसे कल्टीवेशन के लिए मटेरियल्स और टैलिस्मन्स चाहिए। और जब उसके हाथ में पैसे आते हैं, वो कहता है, ये सिर्फ शुरुआत है, मेरी पावर वापस पाने का पहला स्टेप। इस दुनिया में कल्टीवेटर्स अक्सर टैलिस्मन्स का यूज करते हैं। ये स्पेशल आइटम्स होते हैं जो स्पिरिचुअल मटेरियल्स और रेकी एनर्जी से बनाए जाते हैं, और इनमें पावरफुल मिस्टिकल इफेक्ट्स होते हैं। नॉर्मली लोअर रैंक कल्टीवेटर्स ही इनका यूज करते हैं, लेकिन बकूटो के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अपनी पुरानी नॉलेज की वजह से वो बहुत इजीली टैलिस्मन्स क्रिएट कर सकता है, और जब वो अपनी एनर्जी को कंट्रोल करता है तो उसके हाथ से पावरफुल टैलिस्मन्स बनने लगते हैं, क्योंकि उसके लिए ये सब सिर्फ बेसिक लेवल का काम है। बकूटो अपनी एनर्जी यूज करके टैलिस्मन्स क्रिएट करता है और उन्हें अपने
सामने बुलाता है। अलग अलग कलर्स के ये टैलिस्मन्स पावरफुल स्पिरिचुअल आइटम्स होते हैं। उनमें से एक टैलिस्मन की प्राइस 5000 येन तक जा सकती है। ये देखकर बकूटो समझ जाता है कि अब पैसे कमाना मुश्किल नहीं होगा। अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्लियर है, एक ऐसी जगह ढूंढना जहां वो कल्टीवेशन ट्रेनिंग कर सके और साथ ही मेडिसिनल हर्ब्स भी कलेक्ट कर सके, क्योंकि उसे अपनी पावर वापस पाने के लिए और भी स्ट्रांग बनना होगा। अब बकूटो ऑफिशियली कल्टीवेशन स्टेज 1 पर पहुंच चुका है। लोग उसे देखकर हैरान हो रहे हैं क्योंकि उसका स्टाइल और ऑरा बिल्कुल अलग लग रहा है। कुछ स्टूडेंट्स तो उसके लुक्स की भी बात करने लगते हैं। तभी अचानक एक छोटा सा पपी उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ देखकर विम्पर करता है। बकूटो तुरंत नोटिस करता है कि उस पपी की बॉडी पर एक बड़ा वूंड है, लेकिन उसके पास आने की वजह से लगता है कि वो बकूटो से हेल्प मांग रहा है। बकूटो पपी के पास बैठता है और कहता है, चलो तुम पर हीलिंग चार्म टेस्ट करते हैं। फिर वो एक टैलिस्मन एक्टिवेट करता है और ग्रीन एनर्जी पपी के वूंड पर फ्लो होने लगती है। ये चार्म डैमेज्ड ऑर्गन्स और फिजिकल इंजरीज को हील कर सकता है। कुछ ही सेकंड्स में पपी का वूंड कंप्लीटली हील हो जाता है। पपी खुशी से वुफ वुफ करके उसके आसपास घूमने लगता है, लेकिन बकूटो बस कामली कहता है, रिलैक्स, ये सिर्फ एक इंजर्ड डॉग था, उसके लिए ये सब बस बेसिक लेवल कल्टीवेशन पावर है। तभी एक लड़की वहां आती है और गुस्से में कहती है, अगर ये डॉग मर जाता तो? वो बकूटो पर ब्लेम करने लगती है कि उसने डॉग को हिट किया है, लेकिन बकूटो कामली कहता है कि उसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं। तभी लड़की नोटिस करती है कि डॉग का वुंड ऑलरेडी हील हो चुका है। ये देखकर वो कंप्लीटली शॉक्ड हो जाती है और पूछती है, ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन बकूटो बस पपी को उठाकर चलने लगता है। अब लड़की और भी क्यूरियस हो जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि ये मिस्टीरियस लड़का असल में है कौन। लड़की पपी को देखकर थोड़ी काम होती है, लेकिन फिर भी सस्पिशियस लगती है। वो पूछती है, क्या तुमने इस पर कोई ट्रिक यूज की है? तब बकूटो शांति से कहता है, ये मेरा डॉग है और मुझे एनिमल्स पसंद है। फिर वो अपने हाथ में एक टैलिस्मन दिखाता है। लड़की तुरंत समझ जाती है कि शायद ये एक हीलिंग चार्म है, लेकिन उसके साथ खड़ा लड़का गुस्से में बोलता है, हमें बेवकूफ मत बनाओ, तुमने जानबूझकर डॉग को हिट किया होगा। अब सिचुएशन फिर से टेंस होने वाली है। लड़की बकूटो के हाथ में टैलिस्मन देखकर पूछती है, क्या कोई भी इस चार्म को यूज कर सकता है? फिर वो डाउट से कहती है कि क्या ये कोमा जैसी कंडीशन में पड़े किसी इंसान को भी हील कर सकता है? बकूटो कामली एक्सप्लेन करता है कि एक वेजिटेटिव स्टेट तब होती है जब ब्रेन को डैमेज होता है, और नॉर्मली एक चार्म सिर्फ बॉडी को हील करता है, लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी ब्रेन कोऑर्डिनेशन को भी रिस्टोर कर सकती है। ये सुनते ही लड़की शॉक हो जाती है और कहती है, अगर ये सच है तो किसी की लाइफ बच सकती है। लेकिन बकूटो बस शांति से कहता है, सिंपल है, यूज करना हो तो टैलिस्मन पर रेकी फ्लो करना पड़ेगा। बकूटो अपने टैलिस्मन्स दिखाते हुए कहता है, ये लार्ज चार्म 400,000 येन का है और ये वाला 200,000 येन का। लड़की तुरंत कहती है कि अगर चार्म काम करता है तो वो 1 मिलियन येन देने को रेडी है। ये सुनते ही उसका साथी गुस्से में आकर बकूटो को धक्का देने की कोशिश करता है और चिल्लाता है, हे गेट लॉस्ट। लेकिन अगले ही सेकंड बकूटो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो ठंडी आवाज में कहता है, मेरे बिजनेस में इंटरफेयर मत करो, वरना तुम्हारा हाथ हिल भी नहीं पाएगा। और उसकी रेड ग्लोइंग आइज देखकर सब डर जाते हैं। बकूटो एक ही मूव में उस लड़के को दूर फेंक देता है और कामली कहता है, डील डन। फिर वो लड़की को एक स्पेशल टैलिस्मन दे देता है और समझाता है कि इसे कैसे यूज करना है। लड़की उसकी हेल्प के लिए थैंक यू बोलती है। बकूटो बस हल्का सा स्माइल करके कहता है, उम्मीद है तुम्हें इसे यूज करने की जरूरत ना पड़े। फिर लड़की क्यूरियोसिटी से पूछती है, बाय द वे तुम्हारा नाम क्या है? और बकूटो शांति से जवाब देता है, यामोरी बकूटो। बकूटो वहां से चलता हुआ बस हाथ हिलाकर बाय बोल देता है और पपी भी उसके साथ साथ चलने लगता है। पीछे खड़ी लड़की कहती है कि वो लड़का शायद रियल कॉन आर्टिस्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक होप जगती है कि शायद उस चार्म की वजह से उसकी मॉम दोबारा होश में आ सके, और इसी होप के साथ वो टैलिस्मन को टाइटली पकड़ लेती है। इधर बकूटो शांति से सोचता है, फाइनली पैसे मिल गए, अब मैं एक जगह ढूंढ सकता हूँ जहाँ मैं रह सकूँ और अपनी कल्टीवेशन ट्रेनिंग कंटिन्यू कर सकूँ। पैसे मिलने के बाद बकूटो डिसाइड करता है कि अब उसे ट्रेनिंग के लिए एक जगह ढूंढनी होगी। वो सिटी में चलते हुए सोचता है कि कल्टीवेशन कंटिन्यू करना अब जरूरी है। तभी अचानक उसे एक जगह से स्ट्रेंज स्पिरिचुअल एनर्जी फील होती है। क्यूरियस होकर वो उस डायरेक्शन में जाता है और वहां उसे एक रेयर स्पिरिचुअल प्लांट मिलता है। ये कोई नॉर्मल प्लांट नहीं होता, बल्कि एक प्रेशियस हर्ब, सिल्वर हार्ट ग्रास। इस रेयर हर्ब को देखकर बकूटो तुरंत समझ जाता है कि ये उसकी कल्टीवेशन को बहुत फास्ट बूस्ट दे सकता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सिचुएशन टेंस हो चुकी है। लड़की का भाई गुस्से में है और उसका हाथ भी सीरियसली इंजर्ड हो गया है। नर्स उसका ट्रीटमेंट कर रही होती है, लेकिन उसके फादर को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो गुस्से में कहते हैं कि शोकुन फैमिली ने पहले ही बहुत हेल्प की है, फिर भी उनका बेटा बार बार ट्रबल क्रिएट कर रहा है। उन्हें लगता है कि इस तरह की बेइज्जती बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। और इसी बीच लड़की अपने हाथ में वही मिस्टीरियस टैलिस्मैन पकड़कर सोच रही होती है, क्या ये सच में किसी की लाइफ चेंज कर सकता है?
हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और नर्सेज उस लड़की का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि वो एक अननोन चार्म पर ट्रस्ट कर रही है। उन्हें लगता है कि कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसी चीज पर बिलीव नहीं करेगा, लेकिन लड़की के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो टैलिस्मैन को टाइटली पकड़कर कहती है, अगर ये मेरी लास्ट चांस है तो मुझे इसे ट्राई करना ही होगा। तभी उसका फादर गुस्से में रूम में आता है और चिल्लाता है, क्या तुम अपना दिमाग खो चुकी हो? लेकिन लड़की भी हिम्मत करके जवाब देती है, अगर इससे मॉम ठीक हो सकती हैं तो मैं ये रिस्क जरूर लूंगी। हॉस्पिटल रूम में लड़की अपनी कोमा में पड़ी मॉम को देखती है और सोचती है कि डॉक्टर्स भी अब होप लूज कर चुके हैं। उसका फादर गुस्से में कहता है कि अगर वो उसे शोकुन हॉस्पिटल ले आती तो शायद सिचुएशन अलग होती, लेकिन लड़की हिम्मत करके कहती है, अगर मैं बस एक बार ट्राई कर लूं तो शायद मॉम ठीक हो सकती हैं। ये सुनते ही उसका फादर और भी गुस्सा हो जाता है और उसे स्टॉप करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की डिसाइड कर चुकी है, अब वो टैलिस्मैन यूज करके लास्ट चांस लेना ही चाहती है। लड़की का फादर गुस्से में कहता है कि उसकी होप्स हमेशा डिसअपॉइंटमेंट बन जाती हैं। वो नर्स को बुलाने के लिए मुड़ता है और ऑर्डर देता है कि पेशेंट के सारे मेडिकल डिवाइसेस हटा दिए जाएं। ये सुनते ही लड़की शॉक हो जाती है और चिल्लाती है, आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन फादर उसकी बात इग्नोर कर देता है। तब लड़की अपनी मॉम के पास जाकर कहती है, मैं कभी गिव अप नहीं करूंगी, और फिर वो हिम्मत करके मिस्टीरियस टैलिस्मैन एक्टिवेट कर देती है और रूम में एक पावरफुल ब्लू लाइट चमक उठती है। जैसे ही टैलिस्मैन एक्टिवेट होता है, रूम में ब्राइट ब्लू लाइट फैल जाती है। लड़की का फादर शॉक होकर पूछता है, ये क्या हो रहा है? तभी डॉक्टर्स नोटिस करते हैं कि पेशेंट का बॉडी रिएक्ट करने लगा है। उन्हें लगता है कि उसकी कंडीशन सडनली इंप्रूव हो रही है। लड़की रो कर कहती है, मॉम, और उसका फादर पैनिक में चिल्लाता है, डॉक्टर को बुलाओ, मेरी वाइफ शायद वेकअप हो रही है। ये देखकर हॉस्पिटल स्टाफ भी हैरान रह जाता है और तुरंत इमरजेंसी एग्जामिनेशन स्टार्ट करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। डॉक्टर्स जब पेशेंट को चेक करते हैं तो सब शॉक हो जाते हैं। उनके रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पेशेंट का ब्रेन डैमेज ऑलमोस्ट हील हो चुका है। ये देखकर लड़की तुरंत कहती है, ये सब उस चार्म की वजह से हुआ है, लेकिन डॉक्टर्स को ये बात बिल्कुल अनबिलीवेबल लगती है। वो कहते हैं, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो किसी मिरेकल से कम नहीं। सिचुएशन इतनी शॉकिंग हो जाती है कि वो तुरंत डिसाइड करते हैं कि इस केस को मेडिकल एकेडमी तक रिपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि अगर ये सच है तो जिस इंसान ने ये चार्म बनाया है वो शायद एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कल्टिवेटर है। हॉस्पिटल में मिरेकल हो चुका है। लड़की की मॉम फाइनली होश में आ जाती हैं और वो अपनी बेटी को गले लगा लेती हैं। इमोशनल मोमेंट में लड़की सोचती है, मुझे उस लड़के का एहसान जरूर चुकाना होगा। दूसरी तरफ बखूटो को मी फाइनली रहने के लिए एक जगह मिल जाती है। अब उसकी कल्टिवेशन जर्नी ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। वो कहता है, ये ल्यू यूए कॉन्टिनेंट पर मेरा पहला स्टेप है, लेकिन उसके दिमाग में एक और गोल है, एक दिन वापस स्ट्रांग बनकर उन सब ट्रेटर्स से बदला लेना जिन्होंने उससे बिट्रे किया था। बखूटो अपने पास्ट को याद करता है और कहता है, मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा, लेकिन रिवेंज लेने के लिए उसे फिर से कल्टीवेशन स्टेज 11 तक पहुंचना होगा। इसके लिए उसे बहुत सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स और रेयर मटेरियल्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। लेकिन बखूटो कॉन्फिडेंट है। बाकुटो रियलाइज करता है कि इस दुनिया की स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल्टीवेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए स्ट्रांग बनने के लिए उसे रेयर स्पिरिचुअल मटेरियल्स ढूंढने पड़ेंगे। तभी उसे एक स्पेशल हर्ब मिलता है, सिल्वर हार्ड ग्रास। ये कोई नॉर्मल प्लांट नहीं है, बल्कि एक पावरफुल मटेरियल है जो कल्टीवेटर की रेखी को रिफाइन करके लेवल इंक्रीज कर सकता है। बाकुटो समझ जाता है कि अगर वो इस प्लांट का फ्रूट यूज करे तो वो स्टेज 2 कल्टीवेशन तक पहुंच सकता है। बाकुटो सिल्वर हार्ड ग्रास को देखकर समझ जाता है कि अगर वो केयरलेस हुआ तो बड़ी ट्रबल हो सकती है और उसकी कल्टीवेशन प्रोग्रेस भी स्लो हो जाएगी। इसलिए वो डिसाइड करता है कि रात को सीक्रेटली ट्रेनिंग करेगा। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, कल्टीवेशन के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और बाकुटो उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। तब वो सोचता है कि शायद टैलिस्मैन सेल करके पैसे कमाना ही बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन जैसे ही वो प्लान बनाता है, उसे फील होता है कि कुछ लोग फिर से उसके पास आ रहे हैं। बाकुटो को सडनली फील होता है कि कुछ लोग उसे सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो दूर खड़े होकर उसकी हर मूवमेंट को वॉच कर रहे होते हैं, जैसे किसी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप का हिस्सा हो। ये देखकर बाकुटो अलर्ट हो जाता है और डिसाइड करता है कि पहले सिचुएशन को समझना जरूरी है। लेकिन तभी पीछे से एक लड़की उसे आवाज देती है, याई मोरिकुन। ये उसकी क्लासमेट होती है जो नोटिस करती है कि बाकुटो का बॉडी पहले से काफी हेल्दी और स्ट्रांग लग रहा है। तब बाकुटो को याद आता है कि ये वही लड़की है जो ओरिजिनल बाकुटो को पहले से जानती थी। लड़की बाकुटो को देखकर कहती है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम स्कूल वापस आ सकते हो। लेकिन बाकुटो पोलाइटली मना कर देता है और कहता है कि वो बाद में बात करेगा। जैसे ही वो वहां से जाने लगता है, लड़की सडनली रुककर सोचती है, कुछ तो अजीब है, यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। दूसरी तरफ बाकुटो को भी क्लियर फील हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तब वो डिसाइड करता है आज ही पता लगाना होगा ये लोग कौन है, और उसकी रेड ग्लोइंग आईज देखकर लगता है कि अब डेंजरस कन्फ्रंटेशन होने वाला है। बाकुटो सडनली तेजी से दौड़ना शुरू करता है और जो लोग उसका पीछा कर रहे थे वो भी उसके पीछे भागने लगते हैं। कुछ देर बाद बाकुटो एक एम्प्टी एली में रुक जाता है। अटैकर्स सोचते हैं कि अब वो फंस गया है, लेकिन बाकुटो कामली उनकी तरफ देखकर कहता है, तुम लोग मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो,
फिर वो चैलेंज देता है, अगर फाइट करनी है तो सब एक साथ आओ। ये सुनते ही अटैकर्स उस पर एक साथ अटैक करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अटैकर्स का लीडर आगे बढ़कर बाकुटो को देखकर कहता है, तुम में काफी गट्स हैं। फिर वो पूछता है कि बाकुटो को किसने भेजा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उन्हें इन्वेस्टिगेट कर रहा है। लेकिन बाकुटो कामली जवाब देता है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम लोग पिछले कुछ दिनों से मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तब लीडर गुस्से में कहता है कि बाकुटो ने अमाहन फैमिली को इंसल्ट किया है और अब उसे उसकी प्राइस चुकानी पड़ेगी। ये सुनते ही बाकुटो समझ जाता है कि ये सब अमाहन गैंग के लोग हैं। बाकुटो तुरंत समझ जाता है कि ये लोग अमाहन गैंग के मेंबर्स हैं, जो नॉर्मली ब्रोकन लिम्स और इलीगल फाइट्स के लिए फेमस हैं। लेकिन बाकुटो बिल्कुल काम रहता है और कहता है, ठीक है, अब इन्हें बोलने पर मजबूर करना पड़ेगा। दूसरी तरफ एक लड़की दूर से ये सब देख लेती है और शॉक में सोचती है, क्या याकुजा लोग याएमोरी-कुन को मारने आए हैं। सिचुएशन डेंजरस लगने लगती है, इसलिए वो तुरंत पुलिस को कॉल करने का डिसाइड करती है। लेकिन तब तक एली में फाइट स्टार्ट होने वाली होती है। जैसे ही लड़की पुलिस को कॉल करने लगती है, गैंग का लीडर उसे पकड़ लेता है और गुस्से में पूछता है, किसे कॉल कर रही हो। तभी बाकी मेंबर्स चिल्लाते हैं, बॉस आ गया। गैंग का रियल बॉस आगे आता है और लड़की को हॉस्टेज बना लेता है। वो बाकुटो को देखकर कहता है, लकी हो तुम, लास्ट टाइम तुमने चाम बेचकर एक लड़की की लाइफ बचाई थी। अब सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाती है, क्योंकि गैंग बॉस क्लियरली बाकुटो को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है। गैंग बॉस लड़की को हॉस्टेज बनाकर बाकुटो को थ्रेटन करता है। लड़की डर कर कहती है, याएमोरी-कुन, उनके पास वेपन्स हैं। वो बताती है कि वो पावरफुल फैमिली की डॉटर है, लेकिन गैंग बॉस हंसकर कहता है, अगर हम इसे यहीं खत्म कर दें तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। सिचुएशन और भी टेंस हो जाती है जब वो नाइफ उठाकर लड़की पर अटैक करने की कोशिश करता है। लड़की शॉक में चिल्लाती है, स्टॉप, नो। लेकिन बॉस ठंडी आवाज में कहता है, अपनी स्टुपिडिटी को ब्लेम करो। और अब सबकी नजर बाकुटो पर है, क्या वो टाइम पर इंटरवीन कर पाएगा। जैसे ही गैंग बॉस नाइफ से अटैक करने वाला होता है, बाकुटो लाइटनिंग स्पीड से बीच में आ जाता है। एक सेकंड में वो बॉस का वेपन पकड़कर रोक देता है। बॉस शॉक में रह जाता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि बाकुटो इतनी फास्ट कैसे मूव कर गया। बाकुटो ठंडी आवाज में कहता है, मैं अननेसेसरी अटेंशन नहीं चाहता था। लेकिन अगले ही मोमेंट वो एक पावरफुल मूव से बॉस को सीधा जमीन पर गिरा देता है और फिर कामली कहता है, चुपचाप सरेंडर कर लेना इतना सिंपल नहीं होता। एक ही पावरफुल स्ट्राइक में बाकुटो गैंग बॉस को दीवार पर पटक देता है। ये देखकर सब लोग शॉक में रह जाते हैं। दूर खड़ी लड़की भी हैरान होकर सोचती है, क्या ये सच में याएमोरी-कुन है। गैंग मेंबर्स भी डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि ये लड़का नॉर्मल नहीं है। तब बाकुटो ठंडी नजर से उनकी तरफ देखकर कहता है, मैं सिर्फ एक बार पूछूंगा, तुम लोगों को किसने भेजा है। सिटी के दूसरी तरफ पुलिस को अर्जेंट रिपोर्ट मिलती है कि एक डेंजरस गैंग ने किसी लड़की को हॉस्टेज बना लिया है। एक ऑफिसर तुरंत रेडियो पर ऑर्डर देता है, लोकेशन कंफर्म करो। रिप्लाई आता है, टाउन के बैक स्ट्रीट एरिया में। यह सुनते ही ऑफिसर शॉक हो जाता है और तुरंत कमांड देता है, एचक्यू को इन्फॉर्म करो और बैकअप भेजो। सिचुएशन इतनी सीरियस हो जाती है कि वो अपनी टीम को कहता है, अगर क्रिमिनल्स भागने की कोशिश करें तो उन्हें रोकना ही होगा। और इसी बीच एली में बाकुटो का डेंजरस कॉन्फ्रंटेशन अभी भी चल रहा होता है। पुलिस टीम जब लोकेशन पर पहुंचती है तो उन्हें शॉक लगता है। एली में सारे गैंग मेंबर्स जमीन पर गिरे हुए होते हैं। एक ऑफिसर रेडियो पर रिपोर्ट करता है, लगता है हमें बैकअप की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर वो कहता है कि जिस लड़के की बात हुई थी उसने अकेला ही सबको हरा दिया। ये देखकर पुलिस भी हैरान रह जाती है। इसी बीच गैंग का एक मेंबर डर के मारे बाकुटो से पूछता है, तुम क्या सच में याएमोरी फैमिली से हो। क्योंकि अब सबको समझ आ रहा है कि बाकुटो नॉर्मल इंसान बिल्कुल नहीं है। बाकुटो गैंग मेंबर को पकड़कर ठंडी आवाज में पूछता है, तुम्हें मेरी इन्फॉर्मेशन किसने दी। वो क्लियरली समझना चाहता है कि ये सब अमाहन फैमिली का प्लान है या याएमोरी फैमिली का। फिर वो वार्निंग देता है, 3 सेकंड के अंदर आंसर दो। गैंग मेंबर डर के मारे कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी अचानक पुलिस वहां पहुंच जाती है और चिल्लाती है, स्टॉप। ऑफिसर कहता है, बस करो, अगर फाइट करनी है तो क्रिमिनल से करो। अब सिचुएशन कंप्लीटली पुलिस केस बन चुकी होती है। पुलिस के आने से सिचुएशन सडनली चेंज हो जाती है। बाकुटो सोचता है कि अगर चाहे तो वो फोर्स यूज करके आंसर निकाल सकता है, लेकिन अननेसेसरी ट्रबल क्रिएट करना उसका गोल नहीं है। इसलिए वो गैंग मेंबर को छोड़ देता है और कहता है, फाइन। गैंग मेंबर डर के मारे कहता है, तुम बहुत क्लोज थे, लेकिन अब उसकी हिम्मत टूट चुकी होती है। तब पुलिस ऑफिसर बाकुटो को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, तुमने अकेला ही सबको हरा दिया। और बाकुटो बस चुपचाप वहां से चलने लगता है। पुलिस ऑफिसर बाकुटो के पास आकर कहता है, इतने डेंजरस क्रिमिनल्स को अकेला ही हरा देना कोई नॉर्मल बात नहीं है। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं नारुकी हूँ निन सिटी पुलिस डिपार्टमेंट से। उसके साथ खड़ी लड़की भी पोलाइटली कहती है, हेलो, मैं रोकुहारा फुमीना हूँ। ऑफिसर्स बाकुटो को रीअश्योर करते हैं कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करनी होगी। फिर वो कहते हैं, हमें आपसे स्टेशन में कुछ क्वेश्चंस करने होंगे। और बाकुटो कामली जवाब देता है, ऑफ कोर्स। जब पुलिस सब कुछ हैंडल कर रही होती है, तभी अचानक चीफ ओनागा वहां पहुंच जाता है। वो बाकुटो को देखकर कहता है,
अगर मैं यहाँ नहीं होता तो तुम जैसे क्रिमिनल आराम से बच जाते। फिर वो अनाउंस करता है कि बाकुतो को अरेस्ट चार्जेस के लिए स्टेशन ले जाया जाएगा। ये सुनते ही सब शॉक हो जाते हैं। चीफ कहता है इसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट भी है, लेकिन तब लड़की तुरंत प्रोटेस्ट करती है, क्या अटैक तो हम पर हुआ था। सिचुएशन और भी कंफ्यूजिंग और टेंस हो जाती है। चीफ ओनागा सिचुएशन को कंप्लीटली ट्विस्ट कर देता है। वो सबके सामने कहता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये लड़का इन लोगों पर ब्रूटली अटैक कर रहा था। ये सुनते ही सब शॉक हो जाते हैं। पुलिस ऑफिसर प्रोटेस्ट करता है, चीफ ओनागा आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन चीफ ठंडी आवाज में कहता है, मैं झूठ नहीं बोलता। फिर वो बाकुतो की तरफ देखकर थ्रेटन करता है, तुम्हें क्लासमेट से बात करते देखकर ही मुझे तुम्हें फोर्स से अरेस्ट कर लेना चाहिए था। सब लोग शॉक में खड़े होते हैं, लेकिन बाकुतो सरप्राइजिंगली कामली कहता है, ठीक है मुझे ले चलो। पुलिस ऑफिसर भी हैरान हो जाता है और पूछता है, क्या तुम सीरियस हो? लेकिन बाकुतो अंदर ही अंदर समझ चुका होता है कि कोई उसे फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ चीफ ओनागा हंसकर कहता है, एक क्रिमिनल के लिए तुम काफी कोऑपरेटिव हो। लेकिन बाकुतो सोचता है कि अगर वो अब रेजिस्ट करेगा तो उसकी कल्टीवेशन प्रोग्रेस स्लो हो जाएगी, इसलिए वो क्वाइटली पुलिस के साथ चल पड़ता है। पुलिस बाकुतो को अरेस्ट करके ले जा रही होती है, तब चीफ ओनागा उससे प्रवोक करते हुए कहता है, तुम भी बाकी लैकीज की तरह हो ना? लेकिन बाकुतो कामली जवाब देता है, मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश मत करो, मैं किसी का लैकी नहीं हूँ। लेकिन बाकुतो क्वाइटली एक स्ट्रेंज बटन निकाल लेता है। ये देखकर चीफ सडनली शॉक हो जाता है, ये बटन तुमने कब लिया? और सिचुएशन और भी मिस्टीरियस हो जाती है। चीफ ओनागा उस बटन को देखकर अंदर ही अंदर सोचता है, डैम मुझे ये याद रखना होगा। उसके बाद सीन चेंज होता है और बाकुतो को प्रिजन सेल में बंद कर दिया जाता है। अंधेरा और साइलेंस पूरी जगह फैला होता है। तभी एक शैडोई फिगर गार्ड को ऑर्डर देता है, जब क्लाइंट रिक्वेस्ट क्लियर हो जाए, और फिर ठंडी आवाज में कमांड आती है, एलिमिनेट हिम। मतलब किसी ने सीक्रेटली बाकुतो को जेल के अंदर ही खत्म करने का प्लान बना लिया है। बकुटो को फाइनली प्रिजन सेल के अंदर ले जाया जाता है। वो आसपास देखकर कामली कहता है, तो ये है जेल, हाँ? गार्ड्स उसे अंदर लॉक कर देते हैं और हेवी डोर बंद हो जाता है। लेकिन बकुटो बिल्कुल पैनिक नहीं करता। वो क्वाइटली सोचता है, तो ये लोग जेल के अंदर ही मुझे खत्म करने का प्लान बना रहे हैं। उसकी आंखों में एक डेंजरस ग्लो आता है और वो कहता है, इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब जो होने वाला है वो क्रिमिनल्स के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है। जेल के अंदर अंधेरे सेल में एक आदमी बकुटो के सामने आकर बैठ जाता है। वो ठंडी आवाज में कहता है, लगता है तुम वही हो जिसे मास्टर ने भेजा है। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं फुनाकी ज़र्बी हूँ, मुझे तुम्हें खत्म करने के लिए हायर किया गया है। उसका बॉडी ओरा डेंजरस लग रहा होता है, जैसे वो सालों से सिर्फ किलिंग मिशंस करता आया हो। वो बकुटो को प्रोवोक करते हुए कहता है, अगर तुम सरेंडर कर दो तो शायद थोड़ा कम दर्द होगा। लेकिन बकुटो बस ठंडी नजर से उसे देखकर पूछता है, तुम भी किसी के लैकी हो क्या? जैसे ही फुनाकी ज़र्बी बकुटो के सामने खड़ा होता है, उसे तुरंत फील होता है कि हवा में डेंजरस ऑरा फैल गया है। वो कहता है, जब से तुम यहाँ आए हो मुझे लग रहा है जैसे सुइयां मेरे बॉडी में चुभ रही हों। फिर वो समझ जाता है कि बकुटो के आसपास स्पिरिचुअल एनर्जी सर्कुलेट हो रही है। फुनाकी गुस्से में अपनी पावर रिलीज करता है और कहता है, अब मैं तुम्हें 1 सेकंड में नेक्स्ट वर्ल्ड भेज दूंगा। फुनाकी ज़र्बी फुल पावर के साथ बकुटो पर अटैक करता है। उसकी स्पीड इतनी फास्ट होती है कि नॉर्मल इंसान रिएक्ट भी नहीं कर सकता। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट कुछ शॉकिंग होता है। बकुटो एक सिंपल मूव से उसका अटैक इजीली ब्लॉक कर देता है। फुनाकी शॉक में चिल्लाता है, ये क्या था? तब बकुटो उसकी तरफ देखकर ठंडी आवाज में कहता है, तुम्हें सब गलत समझ आ गया। फिर वो कामली बोलता है, यहाँ वीक इंसान मैं नहीं तुम हो। और अगले ही सेकंड वो पावरफुल काउंटर अटैक लॉन्च करता है। बकुटो का काउंटर अटैक इतना पावरफुल होता है कि फुनाकी सीधा हवा में उछल जाता है। पूरा सेल 1 सेकंड के लिए हिल जाता है। लेकिन फुनाकी भी कोई नॉर्मल फाइटर नहीं है। वो तुरंत बैलेंस रिकवर करता है और भी ज्यादा वायलेंट अटैक के साथ वापस चार्ज करता है। उसकी पंचेस और किक्स इतनी स्पीड से आ रही होती हैं कि हवा भी क्रैक होने लगती है। लेकिन बकुटो हर अटैक को कामली डॉज करता रहता है और अब क्लियरली दिख रहा होता है कि ये फाइट वन साइडेड होने वाली है। फुनाकी ज़र्बी गुस्से में अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज कर देता है और कहता है, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया। उसका बॉडी पर्पल ऑरा से कवर हो जाता है और वो फुल पावर से बकुटो पर चार्ज करता है। लेकिन बकुटो बिल्कुल पैनिक नहीं करता। जैसे ही फुनाकी अटैक करता है, बकुटो लाइटनिंग स्पीड से उसके बीच में घुसकर एक पावरफुल पंच मार देता है। इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि फुनाकी सीधा दीवार से टकरा जाता है और अब क्लियरली दिख रहा है कि बकुटो अपनी रियल स्ट्रेंथ अभी तक दिखाई भी नहीं है। बकुटो का पंच लगते ही फुनाकी जोर से खून थूक देता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि बकुटो की पावर उसके एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा डेंजरस है। फिर भी फुनाकी हार नहीं मानता। वो गुस्से में चिल्लाता है, डैम इट, और फिर से फुल फोर्स के साथ अटैक करने के लिए चार्ज करता है। लेकिन बकुटो कामली खड़ा रहता है, जैसे उसे पता हो कि फाइट का रिजल्ट पहले से डिसाइडेड है। और अगले ही मोमेंट दोनों फाइटर्स की क्लैश से पूरा प्रिजन सेल हिलने लगता है। खून से भरा हुआ फुनाकी गुस्से में कहता है,
इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। और फिर वो अपनी लास्ट स्ट्रेंथ के साथ बकूटो पर एक और वायलेंट अटैक करता है। उसका पंच हवा को चीर देता है और सीधा बकूटो की तरफ आता है। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट सब कुछ उल्टा हो जाता है। बकूटो लाइटनिंग स्पीड से मूव करता है और फुनाकी के अटैक को डॉच करके सीधा काउंटर किक मार देता है। इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि फुनाकी फिर से खून थूक देता है। अब क्लियरली दिख रहा है कि फाइट का कंट्रोल कंप्लीटली बकूटो के हाथ में है। बकूटो का नेक्स्ट अटैक इतना पावरफुल होता है कि फुनाकी हवा में उछलकर जमीन पर जोर से गिर जाता है। इम्पैक्ट से पूरा फ्लोर क्रैक हो जाता है। फुनाकी शॉक में सोचता है, ये पावर, ये लड़का कौन है? लेकिन बकूटो उसे कोई चांस नहीं देता। वो लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़कर एक और डेवास्टेटिंग पंच मार देता है। फुनाकी कंप्लीटली हेल्पलेस हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। तब बकूटो उसके पास आकर ठंडी आवाज में कहता है, अब जवाब दो, तुम्हें ऑर्डर्स किसने दिए थे? फुनाकी जमीन पर गिर चुका होता है और बकूटो उसका सिर पकड़कर उसे कंट्रोल कर लेता है। खून फ्लोर पर गिर रहा होता है और एटमॉस्फेयर कंप्लीटली टेंस हो जाता है। तब बकूटो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करता है और उसकी आंखें डेंजरस पर्पल ग्लो करने लगती हैं। वो ठंडी आवाज में कहता है, और फिर, जैसे वो किसी बड़े सीक्रेट को एक्सपोज करने वाला हो। सिटी के दूसरी साइड एक मिस्टीरियस आदमी फोन पर बात कर रहा होता है। वो शॉक में कहता है, ये कैसा मॉन्स्टर है? क्योंकि जिस लड़के को वो वीक समझ रहे थे वो एक्चुअली याएमोरी फैमिली का बकूटो निकला। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, तो क्या हुआ? अगर वो प्रॉब्लम बन गया है तो उसे खत्म कर दो। तब वो आदमी कामली जवाब देता है, रिलैक्स, मैंने ऑलरेडी कुछ लोग उसके पीछे भेज दिए हैं। और फिर वो वार्निंग देता है, अगर ये काम सक्सेसफुल हो गया तो तुम्हें लॉर्ड अमा से रिवॉर्ड मिलेगा। फुनाकी अब पूरी तरह डिफीट हो चुका होता है, लेकिन फिर भी कहता है, अभी भी तुम्हें मेरी क्वेश्चंस का जवाब देना होगा। वो एक्सेप्ट करता है कि उसने बकूटो को अंडर एस्टिमेट किया था। फिर वो एक शॉकिंग बात बताता है, तुम सोच रहे हो कि सिर्फ तुम ही स्पेशल हो, इस दुनिया में और भी कल्टिवेटर्स हैं। ये सुनते ही बकूटो सीरियस हो जाता है और पूछता है, मतलब और लोग भी स्पिरिचुअल पावर यूज कर सकते हैं? तब फुनाकी एक ओल्ड मेमोरी याद करता है और कहता है कि सालों पहले उसने रायोना माउंटेन में एक ओल्ड मंक देखा था जिसने सिर्फ अपनी प्योर एनर्जी से एक जायंट ट्री को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया था। फुनाकी अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता है और बताता है कि उस मंक ने उसे एक बॉटल डिवाइन वाटर दी थी। उसने वो डाइल्यूटेड वाटर पिया और सालों तक उसकी बॉडी धीरे धीरे नॉर्मल इंसान से कुछ और पावरफुल बनने लगी। तब बकूटो समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल पानी नहीं था, बल्कि स्पिरिचुअल एसेंस था। फुनाकी बताता है कि स्पिरिचुअल स्प्रिंग्स वही जगह होती हैं जहां स्पिरिचुअल एनर्जी सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती है। ये एक्सट्रीमली रेयर प्लेसेस होती हैं जहां एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है कि लोग वहां ज्यादा देर तक सर्वाइव भी नहीं कर पाते। और इसी से बकूटो को एक नया क्लू मिलता है। फुनाकी फाइनली सच बताता है। वो कहता है, अगर तुम इतने पावरफुल हो तो मेरी एक मदद करो। वो रिवील करता है कि उसका बेटा बहुत बीमार है और ट्रीटमेंट का कॉस्ट इतना ज्यादा है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए वो क्रिमिनल्स के ऑर्डर्स फॉलो करता रहा, सिर्फ अपने बच्चे को जिंदा रखने के लिए। लेकिन डिवाइन वाटर भी उसके बेटे पर काम नहीं कर पाया। ये सुनने के बाद बकूटो थोड़ी देर सोचता है और फिर कामली कहता है, शायद मैं तुम्हारे बेटे को बचा सकता हूँ। फुनाकी शॉक हो जाता है। तब बकूटो एक्सप्लेन करता है कि डिवाइन वाटर असल में स्पिरिचुअल एसेंस होता है और गलत तरीके से यूज करना बहुत डेंजरस है। बकूटो फुनाकी को समझाता है कि इम्प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी बॉडी के लिए डेंजरस होती है, लेकिन अगर उसे प्रॉपरली रिफाइन किया जाए तो उसकी हीलिंग पावर बहुत स्ट्रांग हो सकती है। फिर वो अपना एक स्पेशल हीलिंग टैलिस्मैन निकालता है और कहता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करके हीलिंग सेफली की जा सकती है। नेक्स्ट मोमेंट बकूटो टैलिस्मैन एक्टिवेट करता है और ग्रीन स्पिरिचुअल ऑरा फुनाकी के बॉडी पर फ्लो होने लगता है। कुछ ही सेकंड्स में उसके वूंड्स हील होने लगते हैं। फुनाकी शॉक में रह जाता है। तब बकूटो ठंडी आवाज में कहता है, मैं तुम्हें एक चॉइस देता हूँ, मुझे बताओ कि तुम्हें ऑर्डर्स किसने दिए थे और मैं तुम्हारे बेटे को बचा दूंगा। फुनाकी फाइनली सच बोल देता है। वो कहता है, मुझसे कांटेक्ट करने वाला आदमी था हाशिमोटो और सब लोग उसे लॉर्ड हाशिमोटो के नाम से जानते हैं। ये नाम सुनते ही सिचुएशन और भी सीरियस हो जाती है, क्योंकि पता चलता है कि चीफ ओनागा भी कभी याएमोरी फैमिली का मेंबर था, लेकिन बाद में उससे फैमिली से एक्सपेल कर दिया गया था। अब क्लियर हो जाता है कि ये सब एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है और सीन चेंज होता है एक लग्जरी मैंशन पर, जहां हाशिमोटो कामली बैठकर कहता है, अब चलो इस गेम को कंटिन्यू करते हैं। लग्जरी मैंशन में लॉर्ड हाशिमोटो अपनी क्रूअल नेचर दिखाता है। वो कामली एक लड़की से पूछता है, तो बताओ तुम क्या खाना पसंद करोगी? जैसे सब कुछ नॉर्मल हो, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट रियलिटी समझ आती है। वो लड़की एक्चुअली बंधी हुई प्रिजनर होती है। हाशिमोटो उसका मजाक उड़ाकर कहता है, कितनी बदतमीज हो, तुम्हें मैनर्स नहीं है। फिर वो उसके पास आता है और उसका बाल पकड़कर जोर से खींच लेता है। उसकी आंखों में सैडिस्टिक स्माइल होती है और वो ठंडी आवाज में कहता है, शायद अगर मैं तुम्हारे कुछ दांत निकाल दूं तो तुम ज्यादा ओबीडियंट बन जाओगी। हाशिमोटो अपनी क्रेजी और सैडिस्टिक पर्सनैलिटी और ज्यादा रिवील करता है। वो जोर से हंसता है और प्रिजनर लड़की को और टॉर्चर करता है।
रूम में उसकी स्क्रीम्स गूंजने लगती हैं, लेकिन उसके लिए ये सब बस एक गेम जैसा है। तभी एक सर्वेंट आकर कहता है, सर, याएमोरी बकुटो के बारे में एक मैसेज आया है। ये सुनते ही हाशिमोटो कामली स्माइल करता है और कहता है, उसकी टेंशन मत लो, मैं खुद पुलिस स्टेशन जाकर उससे डील कर लूंगा। उसकी आंखों में डेंजरस ग्लो आता है। बकुटो फुनाकी को समझाता है कि डिवाइन वाटर को सीधा पीना डेंजरस होता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड स्पिरिचुअल एसेंस बॉडी को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। इसलिए वो फुनाकी को एक छोटा वायल देता है और कहता है, इसे स्पिरिचुअल हर्ब्स पर स्प्रिंकल करना, फिर उन्हें स्लोली कल्टिवेट करना। इस तरह एनर्जी स्टेबल और सेफ बन जाती है। फुनाकी ग्रेटफुल होकर बकुटो को थैंक यू बोलता है, लेकिन फिर वो सीरियस होकर वार्न करता है, अब लॉर्ड हाशिमोटो खुद तुम्हारे पीछे आएगा। और ये वार्निंग क्लियरली दिखाती है कि बकुटो के सामने अब और भी डेंजरस एनिमीज आने वाले हैं। फुनाकी सीरियस टोन में बकुटो को वार्न करता है कि जो भी हाशिमोटो को टारगेट करता है वो कभी पीसफुली नहीं जीता। लेकिन बकुटो बिल्कुल काम रहता है और कहता है, टेंशन मत लो, अगर तुम अपना प्रॉमिस फॉलो करोगे तो सब ठीक रहेगा। फिर वो थोड़ी देर रुककर हाशिमोटो का नाम लेता है और ठंडी आवाज में कहता है, जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं इंश्योर करूंगा कि हाशिमोटो भी स्माइल करे। नई सुबह के साथ स्टोरी शिफ्ट होती है नीमी यूनिवर्सिटी पर। एक लग्जरी कार कैंपस के सामने रुकती है और उसमें से एक स्टाइलिश लड़की उतरती है। वो सनग्लासेस हटाकर कहती है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, मैंने खुद याएमोरी फैमिली की यूजलेस फेलियर को देख लिया। उसके वर्ड्स में क्लियर सार्काज्म होता है। फिर वो सोचती है, अगर वो यहाँ का स्टूडेंट है तो मुझे पता लगाना होगा वो कौन सी क्लास में है। और वो डिसाइड करती है कि प्रोफेसर जिन से मिलकर बाकुटो के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालेगी, क्योंकि अब उसे क्यूरियोसिटी हो चुकी है कि ये लड़का असल में है कौन। यूनिवर्सिटी ऑफिस में सिचुएशन टेंस हो जाती है। प्रोफेसर कहता है, अगर बाकुटो का याकुजा से कनेक्शन हुआ तो यूनिवर्सिटी का नाम भी खराब हो सकता है। इसलिए वो क्लियरली बोलता है कि वो इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। लेकिन तभी एक लड़की स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करती है, हम बस ऐसे प्रिटेंड नहीं कर सकते कि कुछ हुआ ही नहीं। तब रिवील होता है कि वो एक्चुअली इचिनोमिया फैमिली की डॉटर है। वो गुस्से में कहती है, बस इतना काफी है। फिर वो सीधा पूछती है, क्या तुम याएमोरी बाकुटो के बारे में बात कर रहे थे? और रूम में सडनली साइलेंस छा जाता है। पुलिस स्टेशन में टेंशन और भी बढ़ जाती है। ऑफिसर गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है कि चीफ ओगाई अब हद पार कर रहा है। वो अक्यूज करता है कि गैंग को चेस करने के बाद भी बाकुटो को ही इल्लीगल अरेस्ट कर लिया गया है। दूसरा ऑफिसर तुरंत जवाब देता है कि ऐसे अक्यूज करना सीरियस ऑफेंस है और सब कुछ चीफ के ऑर्डर्स पर हो रहा है। लेकिन ऑफिसर रुकता नहीं। वो सीधा चीफ की आंखों में देखकर कहता है कि उसे पता है ये सब पीछे से क्या गेम चल रहा है। पुलिस स्टेशन के ऑफिस में सिचुएशन और टेंस हो जाती है जब चीफ ओगाई और ऑफिसर फेस टू फेस खड़े होते हैं। ऑफिसर गुस्से में बोलता है कि चीफ अपनी पावर का अब्यूज कर रहा है, लेकिन ओगाई ठंडे स्माइल के साथ कहता है, ओह देन गो ऑन, लेट्स हियर इट। तभी अचानक डोर खुलता है और दो लड़कियां अंदर आती हैं जो तुरंत डिमांड करती हैं कि याएमोरी बाकुटो को अभी रिलीज किया जाए। लेकिन चीफ ओगाई बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं होता। वो कामली कहता है कि बाकुटो सीरियस असॉल्ट का सस्पेक्ट है, इसलिए उसे पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं जाने दिया जा सकता। जब लड़कियां प्रोटेस्ट करती हैं, ओगाई उन्हें कोल्डली वार्न करता है कि अगर वो इंटरफियर करेंगी तो उनका सिचुएशन और भी खराब हो सकता है। पुलिस स्टेशन के अंदर सिचुएशन और हीटेड हो जाती है। चीफ ओगाई ठंडे अंदाज में कहता है कि वो इंटरनल इन्फॉर्मेशन लीक नहीं कर सकता, लेकिन लड़की तुरंत काउंटर करती है, अगर ऐसा है तो फिर याकुजा यहाँ कैसे पहुंच गए। वो सीधा एक्यूज करती है कि बाकुटो को अरेस्ट करके और क्रिमिनल्स को फ्री छोड़कर पुलिस करप्शन कर रही है। ओगाई गुस्से में उन्हें वार्न करता है कि अगर वो इंटरफियर करेंगी तो उन्हें ऑब्स्ट्रक्शन के चार्ज में अरेस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन लड़की बिल्कुल भी नहीं डरती। वो कामली अपना फोन निकालती है और कहती है, ठीक है, ट्राई करके देख लो। ये देखकर ओगाई का चेहरा थोड़ा डार्क हो जाता है और वो ऑफिसर्स को ऑर्डर देता है, इन्हें लॉकअप में डाल दो। चीफ ओगाई अब कंप्लीटली कंट्रोल ले लेता है और ऑर्डर देता है, शट देम अप। पुलिस तुरंत सबको घेर लेती है। ओगाई कोल्ड टोन में अनाउंस करता है कि सब लोग याएमोरी बाकुटो के अकम्प्लिसेस होने के सस्पेशन में डिटेन्ड है और ऑफिसर कायो हारुकी को भी असॉल्ट सस्पेक्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये सुनते ही हारुकी गुस्से में पूछता है, क्या ये सच में अब्यूज ऑफ अथॉरिटी नहीं है? लेकिन ओगाई बस सार्कास्टिक हंसी के साथ कहता है कि चीफ के ऑर्डर्स को इग्नोर करना सिचुएशन को और भी खराब करेगा। फिर वो टॉन्ट मारते हुए बोलता है कि उसने सुना है अंकल जिन ने बाकुटो को नीमी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाया था और शायद वही इन्फ्लुएंस अब सबको बचाने की कोशिश कर रहा है। चीफ ओगाई ठंडी स्माइल के साथ कहता है कि सच इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उसके हिसाब से याएमोरी बाकुटो का केस सिंपल है, वो बस एक साइको क्रिमिनल है। फिर वो शिजुरू की तरफ देखकर बोलता है कि पावरफुल फैमिलीज के स्पॉइल्ड किड्स अक्सर अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए ऐसे ड्रामा करते हैं और शिजुरू भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। इतना कहकर वो सीधा थ्रेटन करता है कि अगर वो लोग चुप नहीं बैठे तो वो एक नया केस बना देगा। कायो हारुकी ने रिप्स और ताकेदा पर अटैक किया और फिर कोल्ड टोन में कहता है कि अगर सब लोग यहीं एक्सीडेंटली मर जाएं तो स्टोरी भी खत्म हो जाएगी। ये सुनते ही रूम का एटमॉस्फेयर और भी डेंजरस हो जाता है और सबको समझ आ जाता है कि ओगाई किसी भी हद तक जा सकता है।
जब सिचुएशन कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है तभी शिज़रू कामली बोलती है, यस, वुड यू माइंड, आई रिकॉर्ड एवरीथिंग। ये सुनकर रूम में सब शॉक हो जाते हैं। चीफ ओगाई का चेहरा तुरंत बदल जाता है। शिज़रू फिर कामली खड़ी होकर कहती है, ओ, आई सपोज आई शुड री इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। वो बताती है कि अगर वो चाहे तो बस एक बटन दबाते ही यहाँ की सारी रिकॉर्डिंग्स नीमी सिटी के पुलिस हेडक्वार्टर्स तक पहुँच सकती हैं। फिर वो कॉन्फिडेंटली अपनी आइडेंटिटी रिवील करती है, मैं सुइगा शिज़रू हूँ, नीमी सिटी की सुइगा फैमिली की डॉटर। ये सुनते ही रूम का एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। जैसे ही शिज़रू अपनी आइडेंटिटी रिवील करती है, चीफ ओगाई तुरंत शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि सुइगा फैमिली यहाँ क्या कर रही है। पुलिस स्टेशन के अंदर टेंशन और भी बढ़ जाती है। इसी वक्त बाकुटो अपनी पॉकेट से एक स्पिरिचुअल एसेंस क्रॉस निकालता है, एक पावरफुल आइटम जो सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है। वो बिना हेजिटेट किए उसे एक्टिवेट करता है और क्रॉस से निकलने वाली एनर्जी उसकी बॉडी को इंस्टेंटली हील और स्ट्रेंथन कर देती है। उसकी आंखें फिर से डेंजरस ग्लो करने लगती हैं। तभी वो सडनली रुकता है और महसूस करता है कि कोई और भी यहाँ आ रहा है, और अगले ही मोमेंट कॉरिडोर में किसी के तेज कदमों की आवाज गूंजने लगती है। पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर में अचानक सेल का गेट खुलता है और किसी के हील्स की आवाज सुनाई देती है। बाकुटो तुरंत अलर्ट हो जाता है और मुड़कर देखता है। अगले ही मोमेंट उसके सामने सुइगा शिज़रू खड़ी होती है, कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ। वो कैजुअली अपने सनग्लासेस हटाकर कहती है, बाकुटो कुन, इट्स बीन अ व्हाइल। उसके साथ एक और लड़की भी होती है। एक ब्लॉन्ड आदमी गुस्से में चीजें तोड़ते हुए चिल्लाता है, यूजलेस, सब बेकार है। वो बताता है कि उनके लोगों में से एक मर चुका है और दूसरा प्रिजन में है, और उसके लिए दोनों ही कंप्लीटली वर्थलेस है। फिर वो सीरियस टोन में कहता है कि अगर वो आइमा फैमिली का मिशन फेल कर देता है तो उसके लिए जिंदा बचकर निकलना भी इम्पॉसिबल होगा। तभी पीछे खड़ा एक बॉडीगार्ड रिस्पेक्टफुली पूछता है, लॉर्ड आइमा, अब हमें क्या करना चाहिए? लॉर्ड आइमा गुस्से में खड़ा होकर कहता है कि बकुतो को मारने के लिए बेस्ट किलर्स भेजे गए थे, फिर भी सब फेल हो गए। लेकिन अब वो डिसाइड करता है कि इस बार वो खुद ही उस ट्रैश को खत्म करेगा। उसकी आंखों में डेंजरस डिटर्मिनेशन दिख रहा होता है। सीन कट होता है बकुतो की तरफ, जो अपने रूम में कल्टीवेशन मटेरियल्स खरीदकर तैयारी कर रहा होता है। वो कामली कहता है कि अब उसके पास सब कुछ रेडी है। फिर बकुतो टैलिस्मन्स को एक्टिवेट करके बोलता है, कम फोर्थ। बकुतो अपनी कल्टीवेशन टेक्निक एक्टिवेट करता है और स्पिरिचुअल एनर्जी उसके अराउंड घूमने लगती है। वो समझ जाता है कि मटेरियल्स की वजह से प्रोसेस काफी फास्ट हो गया है और उसकी बॉडी स्पिरिचुअल एसेंस को अब्सॉर्ब करने लगती है। कुछ ही मोमेंट्स बाद वो फाइनली अनाउंस करता है, फाइनली कल्टीवेशन स्टेज 2। अब उसकी स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। वो रूम से बाहर निकलता है और कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहता है कि अब तो बुलेट्स भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कल्टीवेशन स्टेज 2 तक पहुंचने के बाद बकुतो नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचता है। उसे याद आता है कि र्यूला में एक स्पिरिचुअल स्प्रिंग है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसे एक पावरफुल कॉन्टैक्ट की जरूरत पड़ेगी। तभी वो अपने फोन का बैलेंस चेक करता है और रियलाइज करता है कि उसके पास सिर्फ थोड़े ही पैसे बचे हैं। इसी बीच टीवी पर एक एडवर्टाइजमेंट चलती है जिसमें एक होस्ट अनाउंस करती है, सुइगा रिटर्न ऑक्शन, डोंट मिस योर चांस। और वहां एक रेयर आइटम दिखाया जाता है जिसका स्टार्टिंग प्राइस 3.5 मिलियन येन है। ये देखकर बकुतो सोचता है कि रिच लोगों के लिए ये नॉर्मल होगा, लेकिन उसके लिए ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 5 आवर्स लेटर बकुतो और शिज़रू एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। बकुतो हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि शिज़रू एक्चुअली नेमी सिटी के काउंसिलमैन की डॉटर है, इसलिए वो डायरेक्टली पुलिस चीफ तक पहुंच गई थी। थोड़ी देर बात करने के बाद शिज़रू बोलती है कि उसने बकुतो को यहाँ एक फेवर मांगने के लिए बुलाया है। बकुतो क्यूरियस होकर पूछता है कि क्या उसने सुइगा ऑक्शन के बारे में सुना है। वो बताता है कि ये सिटी का सबसे बड़ा ऑक्शन इवेंट है, लेकिन शिज़रू कामली स्माइल करते हुए कहती है, एक्चुअली ये ऑक्शन मेरे फैमिली का है। शिज़रू बकुतो से कहती है कि कल वो अपनी मदर के रिकवरी सेलिब्रेशन के लिए एक पार्टी होस्ट कर रही है और वो चाहती है कि बकुतो भी वहां आए। अगले दिन सीन शिफ्ट होता है सुइगा बिल्डिंग के रूफटॉप पार्टी हॉल पर, जहां सिटी के पावरफुल और रिच लोग गैदर हुए होते हैं। बकुतो वहां खड़ा होकर सोचता है कि उसकी करंट कल्टीवेशन लेवल पर ऑर्डिनरी स्पिरिट पिल्स का इफेक्ट ऑलरेडी डबल हो चुका है, लेकिन उसे पता है कि ब्यूटी रिफाइनिंग पिल्स जैसे आइटम्स सिर्फ नॉर्मल चीजें नहीं हैं। ये स्पेशली कल्टीवेटर्स के लिए बनाए गए रेयर पिल्स हैं जो ल्यू युए कॉन्टिनेंट पर यूज होते हैं। पार्टी हॉल में खड़े बकुतो के हाथ में एक रेयर आइटम होता है। वो सोचता है कि अगर वो ऐसे 3-4 ट्रेजर्स बेच दे तो इजीली 10 मिलियन येन से ज्यादा कमा सकता है। उसे समझ आ जाता है कि उसके सामने पैसा कमाने का परफेक्ट चांस है, इसलिए वो डिसाइड करता है, टाइम टू सेल माई सेल्फ। तभी आसपास खड़े लोग उसे नोटिस करने लगते हैं। कुछ लोग सरप्राइज्ड होते हैं कि याएमोरी फैमिली का वो यूजलेस लड़का यहाँ क्या कर रहा है।
इसी बीच एक लड़की अपनी सिस्टर के साथ खड़ी होती है और ठंडे टोन में कहती है, यही होता है जब तुम अपनी यूथ बेच देते हो। पार्टी के बीच एक एरोगेंट आदमी लाउडली बोलता है कि आइमा फैमिली का इन्फ्लुएंस सब पर भारी है। उसकी बात सुनकर कुछ लोग ऑकवर्ड हो जाते हैं और एक लड़की हल्की सी शर्मिंदगी से कहती है कि अब वो इस सिचुएशन को इग्नोर भी नहीं कर सकती। तभी शिज़रू की फैमिली की एक और वुमन इंटरवीन करती है और कहती है, कोशिरो बस करो। वो याद दिलाती है कि ग्रैंडमदर के गुजरने के बाद शिज़रू की मदर ने ही सबको रेज किया था। लेकिन कोशिरो फिर भी सार्कास्टिक टोन में बोलता है कि वो बस सबके लिए बेस्ट फ्यूचर की बात कर रहा है और शायद शिज़रू के लिए भी एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट ढूंढ रहा है। पार्टी में डिस्कशन और हीटेड हो जाता है जब एक एरोगेंट आदमी कहता है कि अगर शिज़रू को शादी करनी है तो फैमिली को किसी स्कैंडल से बचाना होगा। लेकिन एक और वुमन तुरंत जवाब देती है कि शिज़रू अपने डिसीजंस खुद लेती है। ये सुनकर वो आदमी सार्कास्टिक हंसी के साथ बोलता है, हर ओन थॉट्स, दैट साउंड्स लाइक सेल्फिशनेस। फिर वो शिज़रू की मदर को इंसल्ट करते हुए कहता है कि क्या वो सच में सोचती हैं कि कॉस्मेटिक्स किसी को दोबारा यंग बना सकते हैं। लेकिन रूम में खड़े लोग तुरंत जवाब देते हैं, प्रेसिडेंट सुगा कर सकती हैं। जब वो एरोगेंट आदमी सुइगा फैमिली को इंसल्ट करता है तभी अचानक से एक आवाज आती है। बकुतो आगे बढ़कर कहता है, कॉलिंग दीज टू विमेन्स कॉस्मेटिक्स इंस्टिंक्टिव, दैट्स बियॉन्ड रूड। उसकी आंखों में क्लियर एंगर दिख रहा होता है। ये देखकर वो आदमी गुस्से में चिल्लाता है, हु आर यू। पार्टी हॉल में सब लोग शॉक होकर बकुतो की तरफ देखने लगते हैं। तभी शिज़रू कामली इंट्रोड्यूस करती है, दिस इज याएमोरी बकुतो, द मैन हु सेव्ड माय मदर्स लाइफ। ये सुनकर रूम में एकदम साइलेंस छा जाता है। पार्टी हॉल में शिज़रू की मदर बकुतो को पोलाइटली थैंक करती हैं और कहती हैं, थैंक यू फॉर सेलिंग दैट टैलिस्मैन टू शिज़रू। लेकिन बकुतो कामली जवाब देता है कि थैंक यू की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक नॉर्मल टैलिस्मैन था। तभी वही एरोगेंट आदमी फिर से बोल पड़ता है कि शिज़रू की मदर की रिकवरी मेडिसिन की वजह से हुई है, कोई स्पिरिचुअल या सुपरस्टिशियस चीज की वजह से नहीं। लेकिन फिर वो सडनली टोन चेंज करके बकुतो से कहता है, माफ करना, मैंने रिसर्च की और पता चला तुम सुगाए फैमिली के बिजनेस पार्टनर भी हो। ये सुनकर शिज़रू भी सरप्राइज्ड हो जाती है और तभी एक और आदमी क्यूरियस होकर पूछता है, बाय द वे तुम यहाँ कर क्या रहे हो। और रूम में सबकी नजर एक बार फिर बकुतो पर टिक जाती है। सब लोग बकुतो से पूछते हैं कि क्या कॉस्मेटिक्स सच में किसी को यंग बना सकते हैं। तब बकुतो कामली आगे बढ़कर कहता है, अलाउ मी टू शो द आंसर। यह सुनकर क्राउड क्यूरियस हो जाता है। बकुतो एक लेडी से पोलाइटली कहता है, मैम क्या मैं आपका हाथ एक मोमेंट के लिए बोरो कर सकता हूँ। फिर वो अपना बॉक्स खोलता है और अंदर से एक ग्लोइंग आइटम निकालता है। बकुतो कहता है, प्लीज इसे पी लीजिए। सब लोग शॉक से देखते रहते हैं और जब बॉक्स का अंदर का आइटम क्लियरली दिखाई देता है तो वो रिवील करता है, इसे ब्यूटी रिफाइनिंग पिल कहते हैं। जैसे ही बकुटो ब्यूटी रिफाइनिंग पिल दिखाता है, एक एरोगेंट आदमी तुरंत चिल्लाता है, स्टॉप दिस नॉनसेंस, तुम्हें कैसे पता कि ये पॉइजन नहीं है। पार्टी हॉल में सब लोग डाउट से देखने लगते हैं। तभी शिज़रू की मदर कामली आगे बढ़कर कहती हैं, अगर तुम श्योर नहीं हो तो मैं खुद इसे पी लेती हूँ। सब लोग शॉक हो जाते हैं। वो कॉन्फिडेंटली बोलती हैं कि बकुटो कुन पर उन्हें पूरा ट्रस्ट है, क्योंकि उसने पहले भी उनकी लाइफ बचाई थी। लेकिन क्राउड में खड़े लोग फिर भी डिसबिलीफ में बोलते हैं, ऐसा कोई यूथ पोशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो पिल पीने का डिसीजन लेती हैं। तब एक एरोगेंट आदमी सार्कास्टिकली बोलता है, क्या तुम सच में फिर से यंग बनना चाहती हो। क्राउड भी उनका मजाक उड़ाता है और उन्हें ओल्ड हैक कहकर इंसल्ट करता है। पार्टी हॉल का एटमॉस्फेयर और भी टॉक्सिक हो जाता है। वो कामली कहती हैं, यू नो व्हाट, मैं इसे पी लेती हूँ। फिर सबके सामने वो ब्यूटी रिफाइनिंग पिल उठाती हैं और सीधा निगल लेती हैं। सब लोग शॉक में देखते रह जाते हैं और तब वो एरोगेंट आदमी सार्कास्टिक टोन में बोलता है, शी इज एक्चुअली ड्रैंक इट। अब सब वेट कर रहे होते हैं कि क्या सच में कोई मिरेकल होने वाला है। पिल पीने के बाद कुछ सेकंड्स तक कुछ भी चेंज नहीं होता और क्राउड तुरंत बकुटो का मजाक उड़ाने लगता है। लोग बोलते हैं कि ये सब फेक था और शायद वो पॉइजन भी हो सकता है। एक एरोगेंट आदमी तो ये तक कह देता है कि बकुटो बस अटेंशन लेने के लिए ड्रामा कर रहा है। लेकिन तभी अचानक एक लेडी शॉक में चिल्लाती है, उसका फेस और हेयर देखो। सब लोग तुरंत उसकी तरफ देखते हैं और उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। लेडी का चेहरा और बाल कंप्लीटली चेंज हो चुके होते हैं, जैसे वो सालों यंग हो गई हो। और जब वो मिरर में खुद को देखती हैं तो इमोशनल होकर कहती हैं, ओ माय लॉर्ड, मैं बिल्कुल अपनी यूथ जैसी लग रही हूँ। जैसे ही सबको पता चलता है कि पिल सच में काम करती है, पार्टी हॉल एकदम क्रेजी ऑक्शन में बदल जाता है। लोग तुरंत बकुटो से पूछते हैं, इन पिल्स की प्राइस क्या है। बकुटो कामली बोलता है कि एक पिल की प्राइस 4 लाख येन है और उसके पास सिर्फ 10 पिल्स हैं। लेकिन ये सुनते ही रिच गेस्ट्स बिडिंग शुरू कर देते हैं, मैं 8 लाख येन दूंगा, मैं 1 मिलियन, 1.4 मिलियन। प्राइस रैपिडली बढ़ने लगती है। तभी वो एरोगेंट आदमी इरिटेट होकर कहता है कि लोग सिर्फ एक ब्यूटी पिल के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन फिर वो खुद रियलाइज करता है कि असली वैल्यू पिल में नहीं बल्कि बकुटो की रिफाइनिंग टेक्निक में है। और अगर कोई उसके साथ एक्सक्लूसिव डील कर ले, ब्यूटी रिफाइनिंग पिल का इफेक्ट देखते ही बिजनेसमैन तुरंत बकुटो के साथ डील करने के लिए फाइट करने लगते हैं। एक आदमी कैलकुलेट करके कहता है कि अगर वो सुइगा फैमिली से डील कर ले तो उसका इन्वेस्टमेंट ईजिली वापस आ जाएगा और वो जितनी चाहे उतनी पिल्स बना सकता है।
तभी एक रिच बिजनेसमैन लाउडली ऑफर करता है, मिस्टर यामोरी, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के लिए कुजान ग्रुप 4 मिलियन येन देगा। दूसरा तुरंत बोलता है, अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो हम आपको 20 मिलियन तक दे सकते हैं। पार्टी हॉल एकदम बिडिंग वॉर में बदल जाता है। फिर एक काम बिजनेसमैन आगे बढ़कर कहता है, मिस्टर यामोरी, डायरेक्टली बात करते हैं, हम आपको 30 मिलियन येन और 70% प्रॉफिट्स ऑफर करते हैं। एक बिजनेसमैन बकुटो को ऑफर देता है, हम 30 मिलियन येन देंगे और तुम्हें 70% प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन बकुटो तुरंत पूछता है, और तुम लोग 70% क्यों रखोगे? तब वो आदमी कॉन्फिडेंटली बताता है कि उनके पास इशिकावा नेटवर्क है जो मार्केट को कंट्रोल कर सकता है। ये सुनते ही शिजुरू गुस्से में बोल पड़ती है, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। फिर वो उस आदमी को याद दिलाती है कि जब उसने 160 मिलियन का लॉस करके अपनी कंपनी मॉर्गेज कर दी थी, तब सुइगा फैमिली ने ही उसे बचाया था। ये सुनकर वो बिजनेसमैन शॉक हो जाता है और गुस्से में पूछता है, तुम कहना क्या चाहती हो? शिजुरू गुस्से में उस बिजनेसमैन को एक्सपोज कर देती है और कहती है कि अगर वो चाहे तो ओनागा फैमिली की विड्रॉल नोटिस और बैंक्रप्सी पेपर्स सबके सामने दिखा सकती है। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि उस आदमी ने अपनी माँ की कंपनी तक मॉर्गेज कर दी थी। वो आदमी घबराकर पूछता है, तुम्हें ये सब कैसे पता? तब शिजुरू ठंडे टोन में कहती है कि वो यहाँ सिर्फ डील करने नहीं बल्कि उसकी चीप ट्रिक्स को एक्सपोज करने आई है। फिर वो क्लियरली डिक्लेयर करती है, तुम्हें हमसे एक भी येन नहीं मिलेगा। लेकिन वो बिजनेसमैन फिर भी ब्लफ करता है और कहता है, तुम ब्लफ कर रही हो, तुम्हारे पास 30 मिलियन देने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। जब शिजुरू उस बिजनेसमैन को एक्सपोज करती है तो वो आदमी पैनिक में गिर पड़ता है और बेग करने लगता है। वो कहता है, प्लीज सिस, अपने छोटे भाई के लिए कुछ तो कह दो। फिर वो याद दिलाता है कि शिजुरू ने ही उससे कंपनी दी थी और प्रॉमिस किया था कि वो चेंज होगा। लेकिन अब वो कंप्लीटली डेस्परेट होकर कहता है कि होशिकावा फैमिली में अब सिर्फ वो ही बचा है। सबके सामने वो इमोशनल ड्रामा करने लगता है, लेकिन शिजुरू का एक्सप्रेशन बिल्कुल कोल्ड हो जाता है। वो कामली कहती है कि उसके फेक फीलिंग्स और चीप एक्टिंग बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, और फिर बिना किसी हेजिटेशन के वो कह देती है, इस प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करो। जमीन पर गिरा हुआ वो आदमी पैनिक में चिल्लाता है, नो वे, एनीवन अराउंड मी? लेकिन शिजुरू उसकी तरफ कोल्ड नजर से देखकर कहती है, मैं तुम्हें एक चॉइस देती हूँ, या तो फॉरक्लोजर फेस करो और लाइफ भर डेट चुकाते रहो, या फिर अपनी कंपनी 1 येन में किसी को बेच दो। ये सुनकर वो आदमी शॉक में रह जाता है। शिजुरू कामली ऐड करती है कि अगर कोई सच में उस कंपनी को चाहता है तो वो तुरंत डील हैंडओवर कर दे। पार्टी के बाद शिजुरू बकुटो के पास आती है और कामली कहती है, अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा सकती हूँ। वो बताती है कि अगर बकुटो चाहे तो उसके कॉन्टैक्ट से 30 मिलियन येन का डील मिल सकता है और वो 70% प्रॉफिट भी रख सकता है। लेकिन फिर शिजुरू वार्निंग देती है कि यहाँ जितने भी बिजनेसमैन खड़े हैं सब शार्क्स की तरह हैं, इसलिए पार्टनर चूज करते वक्त केयरफुल रहना होगा। फिर वो स्माइल करके कहती है, लेकिन बिजनेस की बात आए तो मैं तुम्हारी गारंटी लेती हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ शिजुरू बकुटो को उसके घर ड्रॉप करती है। शिजुरू बकुटो को कार से उसके घर ड्रॉप करती है। बकुटो पोलाइटली कहता है, मुझे घर छोड़ने के लिए थैंक्स। लेकिन शिजुरू स्माइल करके जवाब देती है, इतना फॉर्मल मत बनो, याद है ना हम फ्रेंड्स हैं। ये सुनकर बकुटो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और पूछता है, फ्रेंड्स? तब शिजुरू खुशी से कहती है, ऑफ कोर्स वी आर, और फिर वो वहां से कार लेकर चली जाती है। बकुटो रात के आसमान को देखते हुए चुपचाप खड़ा रहता है, जैसे उसकी लाइफ का डायरेक्शन अब स्लोली चेंज होने वाला हो, और फिर वो अपने घर के अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो डोर खोलता है उसे कुछ अजीब महसूस होता है। घर के अंदर बिल्कुल सन्नाटा होता है और फ्लोर पर एक लाल खून की लकीर दूर तक फैल रही होती है। उस खून के बीच एक टैलिस्मैन जैसा डैगर जमीन में घुसा हुआ नजर आता है। ये देखते ही बकुटो का एक्सप्रेशन तुरंत सीरियस हो जाता है, क्योंकि कोई उसके घर के अंदर घुस चुका है। डीमन फायर। लॉर्ड आकिमागा, याईमोरी घर वापस आ गया है और लगता है बिल्कुल अकेला है। फोन के दूसरी साइड से तुरंत जवाब आता है, परफेक्ट, उसे पकड़ लो। उनका प्लान सिंपल था, बकुटो को ट्रैप करना। एक आदमी कहता है, अगर हम उसे उस गिफ्ट को खुलवा देंगे तो लॉर्ड एमी जरूर खुश होगा। फिर कैमरा घर के अंदर जाता है, जहां फ्लोर पर खून के बीच एक टैलिस्मैन डैगर जमीन में घुसा हुआ पड़ा होता है और किसी की ठंडी आवाज आती है, जब वो इस प्रेजेंट को खोलेगा मुझे उम्मीद है उसे ये गिफ्ट पसंद आएगा। जैसे ही बकुटो घर के अंदर आता है, उसकी नजर तुरंत उस टैलिस्मैन डैगर पर पड़ती है जो खून के बीच जमीन में घुसा होता है। वो तुरंत समझ जाता है कि ये कोई सिंपल चीज नहीं बल्कि एक डेंजरस ट्रैप है। लेकिन फिर भी बकुटो डैगर को पकड़ लेता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि किसी की जान इस टैलिस्मैन से जुड़ी हुई है। वो धीरे से कहता है, ये अभी भी रिएक्ट कर रहा है, अगर मैं टैलिस्मैन तोड़ दूं शायद मैं उसे बचा सकता हूं। फिर बकुटो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेट करता है और डैगर पर कॉन्सेंट्रेट करता है। जैसे ही बकुटो टैलिस्मैन को एक्टिवेट करता है, अचानक ऊपर से एक असैसिन उस पर हमला कर देता है। लेकिन बकुटो पहले ही अलर्ट होता है। वो लाइटनिंग स्पीड से साइड में मूव करता है और अटैक लास्ट मोमेंट पर डॉज कर देता है।
असैसिन तुरंत डैगर लेकर फिर से स्ट्राइक करता है, लेकिन बकूटो उसकी मूवमेंट क्लियरली रीड कर लेता है। अगले ही सेकंड बकूटो काउंटर अटैक करता है और एक पावरफुल किक से उस आदमी को सीधा हवा में उछाल देता है। अटैक इतना फास्ट होता है कि असैसिन को समझने का भी टाइम नहीं मिलता। असैसिन को किक मारने के बाद बकूटो देखता है कि और भी गुंडे उसके सामने खड़े हैं। सब लोग शॉक में उसे देख रहे होते हैं। तब बकूटो अपने छोटे डॉग को कहता है, ये जगह डेंजरस है, तुम चुप जाओ। डॉग तुरंत साइड में चला जाता है। एक गुंडा चिल्लाता है, उसके पास बैकअप है, लेकिन बकूटो बिल्कुल काम रहता है। उसके बॉडी से पर्पल स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है। वो ठंडी आवाज में कहता है, अब क्या करूं, तुम सबको एक साथ हैंडल करूं या एक एक करके? ये देखकर उनका लीडर ऑर्डर देता है, उसे पकड़ो, मारना मत, क्योंकि उन्हें बकूटो को जिंदा पकड़ने का ऑर्डर मिला था। गुंडे एक साथ बकूटो पर अटैक कर देते हैं। एक आदमी उस पर सीधा पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन बकूटो लाइटनिंग स्पीड से उसका अटैक इजीली डॉज कर देता है। अगले ही सेकंड उसकी पर्पल स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। बकूटो अपना हाथ उठाता है और एक पावरफुल स्ट्राइक के साथ एनर्जी को रिलीज करता है। एक ही ब्लास्ट में सामने खड़ा आदमी जोर से जमीन पर गिर जाता है। बाकी गुंडे शॉक में उसे देखते रह जाते हैं। बकूटो बिल्कुल शांत खड़ा रहता है और ठंडी आवाज में कहता है, दैट्स वन डाउन। अपने आदमी को गिरते देखकर एक और गुंडा गुस्से में चिल्लाता है, बास्टर्ड, इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, और तुरंत अपना वेपन लेकर बकूटो पर हमला कर देता है। लेकिन बकूटो बिल्कुल काम रहता है। जैसे ही अटैकर उसके पास पहुंचता है, बकूटो लाइटनिंग स्पीड से साइड में मूव करता है और उसका अटैक इजीली डॉज कर देता है। अगले ही सेकंड बकूटो एक पावरफुल स्ट्राइक सीधा उसके बॉडी पर मार देता है। अटैक इतना स्ट्रांग होता है कि गुंडा दर्द से चीखने लगता है और उसका वेपन हाथ से गिर जाता है। कुछ ही सेकंड्स में वो भी जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। दूसरे अटैकर को गिराते ही बकूटो ठंडी आवाज में कहता है, दैट्स टू। ये देखकर बाकी गुंडे पैनिक हो जाते हैं। उनका लीडर तुरंत ऑर्डर देता है, प्लान चेंज, उसके हाथ और पैर पर शूट करो, क्योंकि उन्हें बकूटो को जिंदा पकड़ना था। लेकिन बकूटो बिल्कुल भी नहीं डरता। वो सीधा उनकी तरफ बढ़ता है और कॉन्फिडेंट टोन में कहता है, मैं तुम सबसे लड़ूंगा, एक एक करके। फिर उसकी आंखें रेड ग्लो करने लगती हैं और वो कहता है, और ये तब तक चलेगा जब तक तुम में से कोई बोलना शुरू नहीं करता। दूसरी तरफ एक रूम में शिजुरू को बंद करके रखा गया होता है। एक डेंजरस आदमी हंसकर कहता है, तुम लोगों को लगा वो बस एक रैंडम लड़की है। फिर वो नाइफ उठाता है और बोलता है, पर ये औरत नेमी सिटी में काफी फेमस है। वो शिजुरू के पास झुककर कहता है, तुम शिजुरू हो, काउंसिल मेंबर सुगा हारुकी की बेटी। शिजुरू बंधी हुई दर्द से कराह रही होती है। वो आदमी क्रूअल स्माइल के साथ कहता है, अगर बकूटो को ट्रैप करना है तो परफेक्ट बेट इसी को कहते हैं। विलेन फोन उठाकर अपने आदमियों से पूछता है, काम हो गया ना, तुमने उसे मार दिया ना? लेकिन कुछ सेकंड्स बाद उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है। फोन के दूसरी साइड से आवाज आती है, तुम्हारे आदमी अब कभी नहीं उठेंगे। ये आवाज बकूटो की होती है। विलेन शॉक होकर चिल्लाता है, याई मोरी? बकूटो ठंडी आवाज में कहता है, हाँ, और लगता है तुम्हें थोड़ी हेल्प की जरूरत है। फिर वो रिवील करता है कि शिजुरू ने खुद को बेट बनाया था ताकि उन सबको एक्सपोज किया जा सके। बकूटो फोन पर सीरियस टोन में कहता है, उसे छोड़ दो, शिजुरू का इस सबसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन विलेन गुस्से में हंसकर बोलता है, यू लिटिल पंक, तुम मुझे हंसा रहे हो। फिर वो शिजुरू को पकड़कर धमकी देता है, तुम्हारे पास सिर्फ 40 मिनट हैं। उसकी आवाज और भी डार्क हो जाती है, अगर तुम मुझे नहीं ढूंढ पाए तो मैं नेमी सिटी के हर सिटीजन को बॉडी पार्ट्स में भेजूंगा। ये सुनते ही एटमॉस्फेयर बिल्कुल हैवी हो जाता है। बकूटो फोन पकड़कर बस एक ही बात कहता है, ढूंढ के दिखाऊंगा, अगर तुम छुप सकते हो। फोन कट करते ही बकूटो सीधा बोलता है, हाशिमोटो, मैं अभी आ रहा हूं। दूसरी तरफ विलेन शिजुरू को बेड पर बांध कर रखता है और कहता है, अब देखते हैं, जब तक वो आए थोड़ा मजा लेते हैं। शिजुरू स्ट्रगल करती है, लेकिन वो आदमी उसे जोर से पकड़ लेता है। तभी अचानक डोर खुलता है और कुछ लोग रूम में घुस आते हैं। वो घबरा कर रिपोर्ट करते हैं, लॉर्ड आकिमागा, वेयर हाउस का फायर सप्रेशन सिस्टम अचानक एक्टिवेट हो गया। वेयर हाउस में अचानक अलार्म सिस्टम बंद हो जाता है और गार्ड्स कंफ्यूज हो जाते हैं। एक गार्ड चेक करने के लिए रूम की तरफ जाता है। जैसे ही वो डोर खोलता है, अंधेरे में से एक शैडो लाइटनिंग स्पीड से निकलती है और उसे सीधा बाहर फेंक देती है। गार्ड जमीन पर गिरते ही बेहोश हो जाता है। रूम में साइलेंस छा जाता है और वहां खड़ा होता है बकूटो। 1 घंटा पहले एक आदमी रात के टाइम बाइक पर बकूटो के घर की तरफ आ रहा होता है। वो कहता है, सच कहूं तो मैं यहाँ बस रियूजा से मिलने और इंट्रोडक्शन लेने आया था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रियूजा उसका फोन भी नहीं उठा रहा था। तब वो एक पेपर देखकर एड्रेस कंफर्म करता है, 432 एगुमी स्ट्रीट, शायद यही सही जगह है। दूर से वो एक घर को देखते हुए कहता है, तो ये यामियोरी का घर होगा। और फिर वो तुरंत फोन पर रिपोर्ट करता है, क्योटो, हाशिमोटो, यामियोरी घर वापस आ चुका है। फोन पर आवाज आती है, टेंशन मत लो, मैंने 6 आदमी भेजे हैं, वो उसे आसानी से हैंडल कर लेंगे। फिर वो आदमी और भी रिवील करता है, और हाँ, हमने उस औरत को भी पकड़ लिया है। ये सुनकर सामने खड़ा बंदा तुरंत समझ जाता है कि सिचुएशन सीरियस है। वो सीधा बोलता है, लॉर्ड हाशिमोटो आकिमागा, क्या आपने सच में यामेओरी के घर पर लोग भेजे और उसकी औरत को किडनैप कर लिया? ये सुनते ही सब लोग टेंस हो जाते हैं। तब वो आदमी तुरंत अपनी बाइक स्टार्ट करता है और कहता है, मैं उन्हें ट्रैक करता हूँ और उनकी लोकेशन डेटा भेजता हूँ।
बाइक पर फुल स्पीड से उनका पीछा करने के बाद वो आदमी फाइनली फ़ोन करता है और कहता है, फाइनली तो मिल ही गए। फिर वो बकूटो को बताता है, हाशिमोटो ने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया है। उसकी आवाज़ सीरियस हो जाती है। मैंने उसके आदमियों को ट्रैक किया और उन्हें फॉलो किया। फिर वो एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। शायद वो लोग 32 हेका स्ट्रीट पर हैं। ये सुनकर बकूटो तुरंत पूछता है, तुम्हें इतना पक्का कैसे पता? मैंने सब बता दिया है। उसने ऑलरेडी हाशिमोटो की लोकेशन रिवील कर दी होती है। फोन पर बकूटो के अलाय कहता है, सॉरी पर मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। बकूटो का एक्सप्रेशन तुरंत सीरियस हो जाता है और वो कहता है, मेरे फ्रेंड को हाशिमोटो से बचाओ वरना मैं उसे खुद घसीटकर नरक में ले जाऊंगा। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा दिख रहा होता है। उधर हाशिमोटो के वेयरहाउस में लोग पैनिक हो जाते हैं जब अलार्म सिस्टम डिसेबल हो जाता है। एक आदमी पूछता है, वेयरहाउस में अलार्म किसने बंद किया? लेकिन किसी के पास जवाब नहीं होता। वेयरहाउस के अंदर गार्ड्स बात कर रहे होते हैं। बॉस ने कहा है उस लड़की को जरा भी हाथ मत लगाना। तभी अचानक उन्हें किसी की फुटस्टेप्स सुनाई देती हैं। एक गार्ड पूछता है, हे कौन है वहां? और अगले ही मोमेंट डोर से वो बंदा अंदर आता है। उसके बॉडी से पर्पल एनर्जी निकल रही होती है। गार्ड्स शॉक में उसे देखते रह जाते हैं। उनमें से एक गुस्से में पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? वो बंदा बिल्कुल काम आवाज में कहता है, सॉरी पर मुझे तुम लोगों से थोड़ी देर के लिए रूम चाहिए। और अगले ही सेकंड वो लाइटनिंग स्पीड से मूव करता है और एक गार्ड को सीधा पावरफुल पंच से जमीन पर गिरा देता है। रूम के अंदर एक आदमी गन लेकर खड़ा होता है, लेकिन अचानक वो शॉक्ड हो जाता है। बाकुटो तुम? बंदा सीधा शिजुरो की तरफ बढ़ता है और कहता है, चलो यहाँ से निकलते हैं। शिजुरो को उठाकर वो बाहर की तरफ चल पड़ता है, लेकिन तभी कॉरिडोर से आवाज आती है, रुको तुम लोग कहीं नहीं जा रहे। एक और गुंडा गन लेकर उनके सामने आ जाता है। वो कहता है, मैं अभी अलार्म सिस्टम चेक करके आया हूँ, बैकअप भी आने वाला है। लेकिन उसे बोलने का टाइम भी नहीं मिलता क्योंकि बंदा लाइटनिंग स्पीड से मूव करता है और एक ही अटैक में उसे दूर फेंक देता है। जैसे ही वो बंदा शिजुरो को लेकर बाहर निकलने लगता है, अचानक एक और आदमी उन पर अटैक कर देता है। शिजुरो को जोर से जमीन पर गिरा दिया जाता है और वो दर्द से करहा उठती है। तभी सामने हाशिमोटो खुद गन लेकर खड़ा हो जाता है। वो हंसी के साथ कहता है, लगता है मेरी शूटिंग स्किल अभी भी परफेक्ट है। उसके बॉडीगार्ड्स भी उसके पीछे खड़े होते हैं। हाशिमोटो बंदे को घूरते हुए बोलता है, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? फिर वो सार्कास्टिक टोन में कहता है, तुम्हें मेरे सामने इतनी कैजुअली खड़े होने की हिम्मत कैसे हुई? हाशिमोटो जोर से हंसकर कहता है, क्या ही कमाल का दिन है। वो एक्साइटेड टोन में बोलता है, मैं काफी टाइम से तुम्हारे जैसे इंटरेस्टिंग एनिमी का वेट कर रहा था। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट क्लियरली दिख रही होती है और वो कहता है, मैं इस फाइट का इंतजार नहीं कर पा रहा। लेकिन बंदा बिल्कुल काम खड़ा रहता है। उसके बॉडी से डार्क पर्पल एनर्जी निकलने लगती है और वो ठंडी आवाज में बोलता है, ज्यादा खुश मत हो, अभी वो मोमेंट आया ही नहीं। जो कहना है कह लो, पर पहले मुझे हरा कर दिखाओ। बाकुटो धीरे धीरे उन सब के बीच आगे बढ़ता है। उसके बॉडी से डार्क रेड ऑरा निकल रही होती है, जिसे देखकर गार्ड्स भी टेंस हो जाते हैं। एक गार्ड उसका रास्ता रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बाकुटो बिना रुके सीधा उसके पास पहुंच जाता है। अगले ही सेकंड वो लाइटनिंग स्पीड से पंच मारकर उस आदमी को दूर उड़ा देता है। बाकी गार्ड्स तुरंत अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाकुटो की स्पीड उनसे कहीं ज्यादा होती है। कुछ ही सेकंड्स में वो उन सबको एक एक करके जमीन पर गिरा देता है। गार्ड्स एक साथ बाकुटो पर अटैक कर देते हैं, लेकिन बाकुटो बिल्कुल नहीं रुकता। वो लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ता है और एक पावरफुल किक से दो आदमियों को एक साथ हवा में उछाल देता है। अगले ही सेकंड वो स्पिन करके दूसरे गार्ड को इतनी जोर से पंच मारता है कि वो सीधा जमीन पर गिर जाता है। कुछ ही सेकंड्स में सब गार्ड्स हर तरफ बिखर जाते हैं। बाकुटो के मूव्स इतने फास्ट होते हैं कि किसी को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता और फिर वो धीरे से रुककर उन सबको ठंडी नजर से देखता है। उसकी आंखें रेड ग्लो कर रही होती हैं।